दोस्तों, आपने शायद हेडलाइंस देखी होंगी। डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन एक बड़ी मीटिंग हुई है अलास्का के अंदर। अब सवाल उठता है, अलास्का ही क्यों? ये कोई रैंडम जगह नहीं है। अलास्का ज्योग्राफिकली भी एक यूनिक स्पॉट है। एक तरफ रशिया से सबसे क्लोज यूएस टेरिटरी और दूसरी तरफ अमेरिका का स्ट्रेटेजिक बॉर्डरलैंड। सिंबॉलिकली भी ये एक न्यूट्रल ग्राउंड लगता है, मतलब दोनों सुपर पावर्स का एक तरह का मिडल पॉइंट। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब पुतिन प्लेन से उतर रहे थे, उनके लिए रेड कारपेट बिछाया गया। अब मीडिया ने इसको काफी हाइप किया। कुछ लोगों ने कहा कि पुतिन की एंट्री एकदम रॉयल थी, जबकि ट्रंप कंपैरेटिवली कॉशियस लगे। पर जियोपॉलिटिक्स में बॉडी लैंग्वेज से ज्यादा खेल होता है सरफेस पे, जो आप देखते हो, लेकिन अंदर की कहानी उससे काफी गहरी होती है। अब समझना जरूरी है कि रशिया और अमेरिका के रिलेशंस हमेशा कॉम्प्लेक्स क्यों रहते हैं। कोल्ड वॉर के दौरान दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट पोल्स पे थे। उसके बाद नाटो ने ईस्टर्न यूरोप में एक्सपेंशन शुरू किया और ये चीज रशिया को हमेशा खटकती रही। रशिया मानता है कि वेस्ट उसके डोर तक आ पहुंचा है और इस वजह से उसकी सिक्योरिटी खतरे में है। और यही कॉन्टेक्स्ट लेकर अगर आप ट्रंप पुतिन मीटिंग को देखेंगे तो समझ आएगा कि ये सिर्फ एक फोटो ऑप नहीं थी, इसके पीछे पूरी स्ट्रैटेजी चल रही है, चाहे वो यूक्रेन का वॉर हो या एनर्जी पॉलिटिक्स या फिर ट्रेड वॉर्स। अब नाटो को समझना जरूरी है। नाटो एक मिलिट्री अलायंस है जिसमें यूएस, यूरोप और उनके एलाइज हैं। इसका मोटो सिंपल है, अगर एक पे अटैक हुआ तो सब मिलके डिफेंड करेंगे या फिर मिलके अटैक। यूक्रेन नाटो ज्वाइन करना चाहता था, पर रशिया के लिए ये रेड लाइन है। पुतिन कहते हैं अगर यूक्रेन नाटो का पार्ट बन गया तो नाटो मिसाइल्स मॉस्को के दरवाजे तक पहुंच जाएंगी। इसी से 2022 का फुल स्केल वॉर भी शुरू हुआ था। दोस्तों, चलिए सबसे पहले एक बेसिक सवाल का जवाब देते हैं। रशिया और यूक्रेन के बीच प्रॉब्लम आखिर है क्या? ये कहानी शुरू होती है 1991 से, जब सोवियत यूनियन टूट गया और यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गई। यूक्रेन ज्योग्राफिकली एक बफर जोन है, एक तरफ रशिया, दूसरी तरफ यूरोप। अब रशिया हमेशा चाहता था कि यूक्रेन उसका इन्फ्लुएंस में रहे, लेकिन यूक्रेन के लोग और लीडर्स बार बार वेस्ट यानी नाटो और यूरोपियन यूनियन के क्लोज होने लगे। मेन ट्रिगर 2014 में आया जब यूक्रेन के प्रो रशियन प्रेसिडेंट हटा दिए गए और नए प्रो वेस्ट लीडर्स आए। उसके तुरंत बाद रशिया ने क्रीमिया पेनिनसुला को एनेक्स कर लिया, जो एक स्ट्रैटेजिक नेवल बेस था। तभी से रशिया यूक्रेन रिलेशंस एकदम खराब हो गए। पुतिन का मानना है कि नाटो अगर यूक्रेन में आएगा तो रशिया की सिक्योरिटी डायरेक्ट डेंजर में आ जाएगी। रशिया बेसिकली यूक्रेन को अपने बैकवर्ड जैसा मानता है। अभी जो वॉर चल रही है वो इसी वजह से है कि रशिया चाहता है यूक्रेन नाटो ज्वाइन ना करे और उसके कंट्रोल में रहे, जबकि यूक्रेन अपनी सोवरेनिटी और वेस्ट के साथ अलायंस चाहती है। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन थ्योरेटिकली ये हो सकता है कि एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट हो, यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटी मिले और रशिया को एश्योरेंस मिले कि नाटो उसके दरवाजे तक नहीं आएगा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में दोनों तरफ ट्रस्ट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, इसलिए अभी के लिए शांति थोड़ी दूर लगती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सब का इंडिया से क्या लेना देना है। डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को टैरिफ किंग बोला था और अब फिर से 25% टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं और 25 से बढ़ाकर 50% लगाने की बात कर रहे हैं। क्यों? इंडिया यूएस ट्रेड में एक इम्बैलेंस है। यूएस को लगता है कि इंडिया ज्यादा एक्सपोर्ट करता है और अमेरिका से ज्यादा इंपोर्ट नहीं करता है, यानी एक ट्रेड डेफिसिट है। 2024 में यूएस ने इंडिया से 87.3 बिलियन डॉलर के गुड्स इंपोर्ट किए, जबकि उनका इंडिया को एक्सपोर्ट्स 41.5 बिलियन डॉलर तक का था। इसका मतलब सीधा है कि यूएस का ट्रेड डेफिसिट इंडिया के साथ लगभग 45.8 बिलियन यूएस डॉलर का था। जी हाँ, टैरिफ बेसिकली प्रेशर टैक्टिक है। अमेरिका चाहता है कि इंडिया मार्केट खोले और अमेरिकन गुड्स ज़्यादा से ज़्यादा खरीदे जाएं। लेकिन आयरनी ये है कि इंडिया की इकोनॉमी अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी भी है, तो अब इंडिया इजीली इतना प्रेशर में आने वाली कंट्री नहीं रहा। अब असली सवाल, ट्रंप पुतिन मीट से क्या दुनिया बदल जाएगी? अगर यूएस रशिया एक समझौते पर पहुंचते हैं तो यूरोप की पॉलिटिक्स शिफ्ट जरूर हो सकती है। चाइना के लिए ये एक चैलेंज होगा, क्योंकि अब तक रशिया उसका नेचुरल एलाय बन रहा था। देखिए दोस्तों, एक बात समझने की है, इसीलिए कहते हैं कि देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड एंड एनिमी इन इंटरनेशनल रिलेशंस। आप यूएस से इंडिया चाइना के ट्रायंगल से ही इसे समझ सकते हो। इंडिया के लिए मिक्स्ड बैग है। एक तरफ डिफेंस के लिए रशिया जरूरी है और दूसरी तरफ इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी के लिए यूएस से। यानी इंडिया को और भी बैलेंसिंग एक्ट करना होगा। ये वही है जैसे हम
मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी को समझते हैं कुछ उसी तरह से। अभी रिसेंटली एक और इंपॉर्टेंट मीट हुई है व्हाइट हाउस में ट्रंप और यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की की। लास्ट टाइम जब जेलेंस्की ट्रंप से मिले थे तब उन्होंने अपने सिग्नेचर मिलिट्री स्टाइल ड्रेस पहना था, लेकिन इस बार सरप्राइजिंगली उन्होंने प्रॉपर सूट पहना है। मतलब जियोपॉलिटिक्स के साथ साथ फैशन डिप्लोमेसी भी चल रही है। ये मुलाकात सिर्फ दो लीडर्स की नहीं थी, बल्कि एक सिग्नल था कि ग्लोबल स्टेज पर अब पीस टॉक्स और सिक्योरिटी गारंटीज को लेकर नए डायनामिक्स बन रहे हैं। ट्रंप ने सिक्योरिटी एश्योरेंस पर एक प्रिंसिपल एग्रीमेंट तो दिखाया और जेलेंस्की ने ओपनली ग्रैटिट्यूड भी शो किया, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि सीज फायर की शर्त पर दोनों का क्लियर कंसेंसस सामने नहीं आ पाया है। यानी जियोपॉलिटिक्स में अभी भी अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा है। अब कुछ सवाल जो आपके दिमाग में होंगे, क्या रशिया यूक्रेन वॉर खत्म होगा? शायद अभी नहीं। जब तक यूक्रेन अपनी सोवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती और रशिया नाटो के एक्सपेंशन को थ्रेट मानता है, तब तक शांति मुश्किल है। क्या इंडिया पर डायरेक्ट इंपैक्ट होगा इसका? डायरेक्ट तो नहीं, पर हाँ इनडायरेक्टली जरूर हो रहा है और ऑयल प्राइसेस, डिफेंस सप्लाईज और ग्लोबल इकोनॉमी पर इसका डायरेक्ट असर देखने को मिल रहा है। क्या यूक्रेन को टेरिटरी देनी होगी? अभी नहीं, क्योंकि वेस्ट और यूक्रेन स्ट्रोंगली अपोज कर रहे हैं। इंडिया का सबसे ज्यादा रिस्क क्या है इस टाइम पर? यूएसए के टैरिफ और रशियन ऑयल दोनों के बीच एक बैलेंस मेंटेन करना। दुनिया एक नई कोल्ड वॉर के दौर में है, लेकिन अब की बार मिसाइल से ज्यादा इकोनॉमिक सैंक्शंस, टेक्नोलॉजी बैन्स और एनर्जी पॉलिटिक्स का इस्तेमाल हो रहा है। अब सवाल है आगे हो क्या सकता है? देखिए, सबसे पहले यूक्रेन वॉर का पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकालना होगा। हर दिन बॉम्ब्स गिराना और सैंक्शन लगाने से दुनिया एक और प्रॉब्लम की तरफ बढ़ सकती है। बातचीत और डायलॉग से ही परमानेंट पीस लाई जा सकती है। दूसरा, नाटो और रशिया के बीच का कॉन्फ्रंट्रेशन कूल डाउन करना होगा। अगर वेस्ट और रशिया अपनी खुद की ईगो के चक्कर में अटके रहे तो इसका नुकसान पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को झेलना होगा। तीसरा, इंडिया जैसे राइजिंग पावर्स का रोल और भी इंपॉर्टेंट होगा। इंडिया अगर ट्रेड, एनर्जी और न्यूट्रल डिप्लोमेसी को बैलेंस करती रही तो वो एक ब्रिज बिल्डर बन सकती है जो ईस्ट और वेस्ट दोनों को कनेक्ट करे। सिंपल शब्दों में सॉल्यूशन यही है: डायलॉग ओवर वेपन्स, कोऑपरेशन ओवर कन्फर्ट्रेशन एंड बैलेंस ओवर बायस। अगर वर्ल्ड लीडर्स ये तीन प्रिंसिपल्स फॉलो करें तो शायद ये नई कोल्ड वॉर एक नए वर्ल्ड ऑर्डर में कन्वर्ट ही ना हो, बल्कि एक बैलेंस्ड और पीसफुल सिस्टम बन जाए। दोस्तों, अवेयर रहिए, स्मार्ट बनिए। मैं हूं नीरज और ये था आज का क्रक्स। जय हिंद।